बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूं अबू ज़र मुअज़्ज़म और कल से एक फिर से मसला आ गया, एक फिर से तूफ़ान आने वाला है, वो है महंगाई का। उसकी बड़ी वजह यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर महंगी कर दी गई हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 40 पैसे तक इजाफा कर दिया है, लेकिन शहबाज गिल साहब के मुताबिक ये इजाफा कुछ ज़्यादा नहीं है, बल्कि ये तो उल्टा खूबसूरती के साथ उन्होंने कहा कि खुशखबरी है। उन्होंने कहा कि अवामी मुफाद में महज 5 रुपये 40 पैसे सिर्फ इजाफा किया गया। लेकिन ऐसे लगता है कि शहबाज गिल साहब शायद ये भूल गए हैं कि 15 जून को पेट्रोल की कीमत में महज 2 रुपये 13 पैसे इजाफा किया गया था और उसके बाद 30 जून को महज 2 रुपये और फिर कल 15 रोज़ बाद भी महज 5 रुपये 40 पैसे इजाफा किया गया। यानी कि एक माह के दौरान अब तक सिर्फ महज 9.5.3 मतलब 9 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। लेकिन ये इजाफा हुकूमत की नज़र में कुछ ज़्यादा नहीं है। हुकूमत की नज़र में ये इजाफा कौम के लिए एक खुशखबरी है, मगर अपोजिशन की नज़र में ऑब्वियसली हुकूमत आवाम की जेब छुरी चलाने से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़े अफसोस की बात है कि तमाम जो प्रेशर है, पहले तो हुकूमत ने ये दावा किया कि जो प्रेशर इस वक्त आ रहा है आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं वो हम आवाम पर बोझ नहीं डालें, लेकिन एक महीने में अगर 9.5 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका आम अशिया पर भी पड़ता है। कैरेज की कॉस्ट बढ़ती है, अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं और एक महंगाई का तूफान आता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, जिससे आवाम मजीद परेशान होती है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कहते क्या हैं आम शहरी, आपको दिखाते हैं। थोड़ा बहुत इस बार ईद पे कोई रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी, लेकिन ये रिलैक्सेशन नहीं दी गई। 5 रुपये पेट्रोल देखा जा रहा है और महंगा हो गया है। तो हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि कोई हुकूमत को गरीब आवाम के बारे में कुछ सोचना चाहिए। कीमतें बढ़े हैं बेशक, मगर इतनी जल्दी तो ना बढ़े हैं कीमतें। मिसाल है कि अब कुछ 6 महीने बाद 4 महीने बाद को वक्फा तो होना चाहिए ना। हर दिन के दिन ब दिन चीज़ महंगी होती जा रही है। गवर्नमेंट ने ये जो रेट बढ़ाया 5 रुपये और 40 पैसे, ये ईद से पहले आवाम के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है जनाब। ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है और इसके अलावा भी अगर कोई कसर रहती है इस गवर्नमेंट के पास तो वो भी पूरी कर दे। गरीब आदमी जो है वो तकरीबन 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है। अगर दूर जाना पड़े पेट्रोल मोटरसाइकिल तकरीबन 150 रुपये का तो पेट्रोल ज़ाया हो जाता है। 350 रुपये के उसके बच्चे हैं, उसने खाना वगैरह भी खवाना बच्चों को। इन्होंने 11 रुपये भेजा है, इनकी बहुत मेहरबानी है, इन्होंने 5 रुपये बढ़ाए हैं। ये हर दिन ब दिन बढ़ाते, अब देख लें आप, ये 5 रुपये बढ़े हैं ना, तो अब ये नेक्स्ट टाइम पता कितना घेरेंगे, 2 रुपये घेर के आवाम को खुश कर देंगे। पहले महंगाई का तूफान कम था, जो इन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दिया। गरीब आवाम पे असर पड़ेगा सारा। गरीब अभी अमीर तबके को तो कोई असर ही नहीं है इसका। जितनी महंगाई होगी इसके साथ आपके यान के रेट बढ़ेंगे, कपड़े के रेट बढ़ेंगे। जिस चीज़ से हमारा रिलेटेड ताल्लुक है हमने तो वही बताना है आपको। हुकूमत को यही पैगाम देंगे, कोई खुदा का नाम मानो, कोई गरीब का भी सोचो। गरीबों के लिए तो मसला है, उनके लिए इशू है बहुत बड़ा, क्योंकि 5 रुपये पहले वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर 5 रुपये और पेट्रोल महंगा हो गया। ये गुरबत बटाओ प्रोग्राम सी, ये तो गरीब बटान तौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत उन्होंने बढ़ाई हैं, अगर ये हुक्मरानों ने अपना रवैया ना बदला तो अल्लाह ना करे ये बड़ा बहरान निकला, एहतजाज हो जाएगा। जब एहतजाज होगा तो फिर मुल्क के लिए हमारे नुकसान हो सकता है। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि खुदा के लिए जो आप अपोजिशन के दौर में कंटेनर में बातें किया करते थे उस पर अमल। तो आपने देखा किस कदर शहरी परेशान हैं और ऑब्वियसली जब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं उनकी महंगाई में भी इसका इजाफा होता है और आम शहरी जो कि गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है उस पर सबसे ज़्यादा असरात होते हैं। तो सब यही कह रहे हैं ईद से पहले आप बजाय कि कोई तोहफ़ा देते हैं आवाम को, आपने ये किया कि कीमतें बढ़ा दी। एनीवे जी, अब हम देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में क्या इसमें कुछ कमी आती है या फिर रिलीफ नहीं मिलता, जो कि दावे तो बहुत किए जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत अहम स्टोरीज़ भी आज हैं हमारे साथ जो कि हम डिस्कस करेंगे, जिसमें वज़ीर आज़म का दौरा उज़्बेकिस्तान है, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस हैं, कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है। इस पर हम आज तफसीलन बात करेंगे, लेकिन अभी नजर डालते हैं अपनी टॉप स्टोरीज पर। सबसे पहले जी, कोरोना से मजीद 31 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मस्बत केसेस की शरह 6.17% हो गई है। कराची में डेल्टा और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। और उसके बाद मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद इमरान खान की नज़रें अब आज़ाद कश्मीर पर हैं। कश्मीर को बेचने की साजिश अमेरिका में बैठकर रचाई गई, मरीम नवाज ने ऐसा कहा है। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। 25 जुलाई को जियालों की जीत होगी। फरियाल तारपुर का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब।
कराची में दूध की कीमतें बढ़ने पर बॉयकॉट मुहिम शुरू हो चुकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बैनर्स लग गए हैं। उधर मेडिकल स्टोर्स पर 7% टैक्स भी कबूल नहीं है। मुल्क भर में केमिस्ट एसोसिएशन ने शटर डाउन हड़ताल कर दी है। और फिर बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में मुकम्मल आगाही देना किसकी जिम्मेदारी है, इस पर आज हम तफसीलन अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तो ये थी जी टॉप स्टोरीज। और इससे पहले कि हम तमाम इश्यूज़ पर बात करें, हम ये आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त उज़्बेकिस्तान के दौरे पर जब थे तो बड़े ज़बरदस्त MOUs पर भी साइन हुए हैं, आइंदा के प्लान्स भी डिस्कस हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जो अपना रोल अदा कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा ख़ित्ते में अमन की सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिसके बाद रशिया और दीगर जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान की रसाई भी आसान होगी और उसके बाद ख़ित्ते में एक बेहतरी आ सकती है। इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को मजबूती की तरफ लेके जा सकता है। फिर इसके साथ साथ ये भी सूरत हाल है कि अफ़गानिस्तान में अगर अमन नहीं होगा तो फिर ये तमाम चीज़ें इसके ड्रॉबैक्स होंगे। तो हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है उनको भी हासिल हो चुका है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। खावर नईम हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। वालेकुम सलाम जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। सर खबर साहब, अब चूँकि इस वक्त हमने देखा है कि रीजनल पॉलिटिक्स इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुकी है, ख़ासकर अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जो भी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वहीं पर सेंट्रल एशियन ममालिक भी इंपॉर्टेंट है। उज़्बेकिस्तान का दौरा करें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, आपको क्या लगता है कि ये किस कदर पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है? मेरे ख्याल में तो जो MOUs उन्होंने साइन किए हैं बात वहीं तक महदूद रहेगी। वो गए तो डेफिनेटली अफ़गानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है और जिस सूरत हाल से पाकिस्तान दोबारा ख़तरात से लाचार हो सकता है, उससे बचने के लिए भी वो उज़्बेकिस्तान गए हैं उनसे मदद के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक उज़्बूद मुजाहिदीन में जो हमारे मुजाहिदीन हैं उसके बावजूद उज़्बेकिस्तान जो है उसका कंट्रोल उज़्बेक तालिबान पे नहीं है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो मैं बात समझता हूँ कि वो हुकूमत जो है उज़्बेकिस्तान की वो इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की मदद करे कि तालिबान के हवाले से। ठीक है, सही। तो खावर साहब, अब अगर पाकिस्तान की मदद उज़्बेकिस्तान डायरेक्टली उस तरह से नहीं कर सकता, लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान का रोल यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है और फिर उज़्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, रशिया हो, चाइना हो, ये तमाम ब्लॉक है जिसमें पाकिस्तान अगर अपना किरदार बेहतर अदा करता है तो अफगानिस्तान में सूरत हाल बेहतर हो सकती है। आपको क्या लग रहा है, इससे इम्पैक्ट्स पड़ेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी में और मज़ीद बेहतरी आ सकती है रीजनल पॉलिटिक्स को लेकर? देखिए, इकॉनमी जो है उसका तो खुदा हाफिज तो हो चुका है जी, तो मेरे ख्याल में इसको कब्र में उतारने की गुंजाइश बाकी है। और अगर आप समझें कि किसी भी तौर पे पाकिस्तान की इकॉनमी मुस्तकबिल करीब में उसमें कोई बेहतरी आ सकती है तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी खाम ख्याली होगी। अच्छा, तो अभी अगर आप नवाज शरीफ को उतार दें, इसको इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा से उतार दें, PTI की हुकूमत ख़त्म हो जाए, नून लीग आ जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाए, ये भी उस सूरत हाल जिसमें हम दंस चुके हैं इससे हमें निकालने से कासिर रहेंगे। सही सही। तो बेसिकली इतना मज़ीद क्राइसिस आपको नज़र आ रहा है आइंदा आने वाले दिनों में। तो खबर साहब, जिस तरह से अब इमरान खान साहब ने आइंदा चंद दिनों में ये होस्ट भी करनी है, डायलॉग भी पाकिस्तान में होने वाले हैं 18 और 19 तारीख को अफगानिस्तान के हवाले से, अमन के हवाले से, आपको क्या लग रहा है कि जो इस वक्त रोल है पाकिस्तान का, अगर हम सिर्फ चलें, आप इकॉनमी को रहने दें, रीजनल पॉलिटिक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का ताल्लुक भी इससे जुड़ा हुआ है कि टेररिज्म से भी हमने बचना है, हमने यहाँ पर तरीके से आगे से चलना भी है और फिर इस तरह से कि दुश्मनी नहीं पालनी है बल्कि दोस्ती के साथ आगे बढ़ना है, तो उसकी में पाकिस्तान को किस तरह से आगे चलना चाहिए? देखिए, इस पर कोई शुबा नहीं है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब जो हैं इनका तालिबान के ग्रुपों से, मुख्तलिफ ग्रुपों से गहरे ताल्लुकात रहे हैं और ये ताल्लुकात जो हैं इनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नहीं बने, इनके देरीना ताल्लुकात हैं। इसकी वजूहात भी मैं जानता हूँ, तो इस वक्त बयान करेंगे तो वो एक मेरा ख्याल है गैर मुतल्लका बात होगी कि कैसे इनके ताल्लुकात हैं। तो इनके जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त मुझे काम आते हुए दिखाई नहीं देते। अच्छा, मेरे ख्याल में सही। तो जो हम बात कर रहे हैं
कि जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल डेवलप हो रही है और तालिबान जिस तरीके के साथ और जिस एक वहशियाना अंदाज में और कत्ल गारत के ज़रिए इक़्तिदार पर काबिज़ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इक़्तिदार पर काबिज़ हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल, 85% तो ऑलरेडी सरकारी फौजी हथियारों समेत जो है वो भाग चुकी हैं, हाँ जी, दूसरे मुल्कों में पनाह ले चुकी हैं और उनका कंट्रोल जो है वो वहाँ पर हो चुका है, वो अपनी मर्जी कर रहे हैं। और तालिबान से ये तवक्को रखना कि पाकिस्तान उनको एक ऐसे रास्ते पे चलाएगा जो पाकिस्तान के मुफाद में होगा, तो ये फौरी तौर पे नहीं है, मुमकिन है इसमें कोई अरसा लगे। ठीक है, मुमकिन है। ठीक है, रीजनल पॉलिटिक्स को लेकर तो पाकिस्तान का अपना किरदार है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं खाबा साहब। और इस वक्त तो चूँकि सारा जो गुफ्तगू का महवर वो बन चुका है इस टाइम, आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शंस हैं 25 जुलाई को होने हैं, लेकिन उससे पहले जो सूरत हाल है ऐसे लग रहा है कि जनरल इलेक्शन की तैयारी हो रही है। आपको क्या लग रहा है, जो मरीम नवाज साहबा ने कल भी बात की कि इलेक्शन चोरी और ये पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयानिया और ये तमाम बातें, आपको क्या लग रहा है कितना फ़ायदा होने जा रहा है नून लीग को इलेक्शंस में? देखिए, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है नून लीग की और मकबूजा कश्मीर पर जो भारतीय तसल्लुत है और भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर को अपनी अकाई बना लेना, और उसके बाद कल ही मरीम नवाज ने कहा है कि जो अकाई मकबूजा कश्मीर बनाई गई है भारत की तरफ से, ये खदशा आज़ाद कश्मीर में भी मौजूद है। ये अच्छा। मरीम नवाज साहबा ने कल फरमाया था। लेकिन वो किस बेस पे आपको लग रहा है? तो मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपको क्या लग रहा है किस बेस पे उन्होंने इस तरह से कहा? उन्होंने तो ये इंतखाबी तकरीर है ना, ठीक है। वो एक बड़ी अच्छी मुकर्रर है, उनको देखकर लोग जो है बड़ा हजूम भी जमा हो जाता है वहाँ पे। तो लेकिन मैं नहीं समझता कि इन सारी सूरत हाल के बावजूद कि उनकी हुकूमत भी है, सब कुछ है, तो वो इतनी अक्सरियत ले लें कि जिस तरह मौजूदा हुकूमत उनकी है तो वो उसी तरह इक़्तिदार में आ जाएंगे। तो उसमें जो दूसरी पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी है या हमारी हुक्मरान पार्टी है या वहाँ की लोकल पार्टीज़ है, उनका भी जो हिस्सा है वो आएगा। मेरे ख्याल में नून लीग की सीटें जो है आज़ाद कश्मीर में कम हो सकती। ठीक है, आपको लग रहा है कि एक बेहतर एक मजबूत अपोजिशन तो हो सकती है, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए भी वो आपको नहीं लग रहा कि सूरत हाल है और वो हो सकता है हुकूमत बना ले। अच्छा, ये आपको लग रहा है? क्योंकि वैसे तो यही बात की जा रही है कि आज़ाद कश्मीर में, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है कि जी वो खिचड़ी पकी हुई है और मरीम नवाज ने खानी शुरू कर दी है। नून लीग के अंदर जो खलफशार है और नवाज शरीफ साहब की जो अदम मौजूदगी है, उसके जो तासुरात हैं और नवाज शरीफ का पाकिस्तान से जाना, जिस तरीके से जाना और जिस तरीके से वहाँ ठहर जाना, ये पाकिस्तान के अवाम नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है। और आज़ाद कश्मीर के लोग भी जहाँ पर उनकी हुकूमत है वो भी इन चीज़ों को महसूस करते हैं और समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि नून लीग जो है वो माइनस नवाज शरीफ नून लीग रहती है। ठीक है। तो शहबाज शरीफ का आप किरदार देखें, मरीम नवाज ने अपने जलसों में कहा कि हमने तय किया है कि जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जाएंगे वहाँ मैं नहीं जाऊँगी और जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। और शहबाज शरीफ साहब का जो किरदार है इंतखाबी मुहिम में वो आपके सामने। ठीक, बिल्कुल सही है। अब आपने एक और जिक्र किया था कि ये तो एक इंतखाबी जलसे के हवाले से तकरीर जो मरीम नवाज करती हैं, इसी तरह एक तकरीर अली अमीन गंडापुर साहब ने भी की थी, जिसके बाद बहुत से असरात आ रहे हैं उसके, और ऐसे लग रहा है कि वो पॉलिटिक्स में जो असरात हैं वो गहरे होते जा रहे हैं उसके। जो अब कल भी हुआ, कल उनके हवाले से एहतजाज भी हुआ, उन्होंने जो बात की थी कल, उन पर मुश्तर अफराद ने पथराव और अंडे भी फेंके हैं। आपको क्या लग रहा है, ये जो इस तरह की बातें की जाती हैं एक दूसरे पर गालम गलोच की हद पार करना, उससे क्या असरात हो रहे हैं? देखिए, गंडापुर साहब जो है, जो इनका पॉपुलर हुए थे पॉलिटिक्स के अलावा, वो एक बॉटल शहद की जो निकली थी बनी गाला लेके जाते हुए, तो वो बॉटल जो है इन्होंने बड़ी शोहरत इनको दी, लेकिन इनका जो लहजा है वो सियासी नहीं है। ठीक है, वो एक बदमाशों वाला एक लहजा है, एक नॉर्मल सियासतदान का नहीं है और अब नॉर्मल सियासतदान का भी नहीं है। ओके, ठीक है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। और ये एक ऐसे जो लोग हैं अक्सरियत में हैं, इनसे कम होंगे और इनके गिरद जमा है इमरान खान साहब के नज़दीक। तो गंडापुर साहब का जलसे से ख़ताब करना एक जो है वो एक, मैं मुस्बत कोई असरात उसके नहीं समझता निकलते हैं। और नंबर 2,
उन पर जो हमला हुआ है वो उनकी जुबान दराजी या उनके लहजे की वजह से नहीं हुआ। अच्छा, गंडापुर जो साहब पर जो हमला हुआ है ये इसके मुहर्रिकात कोई और भी हो सकते हैं, इस जो जिससे लेकिन जोड़ लिया गया ना जी। हाँ, जोड़ लिया गया है, क्योंकि इस टाइप के जो लोग होते हैं इनकी जाती दुश्मनियां भी बहुत होती है। सही, तो उसमें इस तरह की सिचुएशन में तो फायदा उठाया जाता है। दूसरा रुख भी इसका हो सकता है। ठीक है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो इस हद तक ना जाए कि किसी की जातियात डिस्कस हों और इस तरह से गालम गलोच की अगर हद पार की तो वैसे हो ही नहीं चाहिए। खबर नईम हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की ओवरऑल रीजनल पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स पे। आपका शुक्रिया। हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और एक बार फिर 6% से ज़्यादा हो चुकी है पॉजिटिव रेशो, जो कि बड़ी परेशान कुन है। मुल्क में कोरोना मजीद 31 अफराद की जान भी ले गया है और मजमूई तादाद अब 22,720 हो चुकी हैं जो कि अमवात हुई हैं और 24 घंटों में मजीद 2,327 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6.17% अब पॉजिटिव केसेस की शरह हो चुकी है, जो कि 2 से नीचे आ चुकी थी और अब एक बार फिर बढ़ गई। ये बड़ी परेशानी की बात है क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ में भी और इसके साथ साथ जो सिंध है उधर भी केसेस बढ़ रहे हैं। पंजाब में इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन आइंदा चंद दिनों में ये ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर भी तेज़ी से इजाफा जिस तरह से हो रहा है तो लॉकडाउन भी लग सकता है। मजमूई केसेस की अगर हम बात करें तो तादाद 9,17,329 तक रिकॉर्ड हो चुकी है और कराची में बहुत ज़्यादा केसेस हैं और मस्बत केसेस की शरह कराची में 19% है, जबकि 163 नए केसेस में से 65 में डेल्टा वायरस की तस्दीक हुई है। यानी कि जो ये वेरिएंट है ये भारतीय वेरिएंट है जो कि इस वक्त बहुत तेज़ी से सरायत कर रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसमें जो सिम्टम्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशन है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और बड़ी तेज़ी से मरीज़ को बीमार करती हैं और कॉम्प्लिकेशन में मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो आपने यही करना है कि एहतियात करनी है, SOPs को फॉलो करना है और जैसे कि हमने आइंदा चंद दिनों में एक्सपेक्ट किया हुआ है कि मज़ीद सख्ती होने वाली है, तो इससे अगर आपने बचना है तो फिर SOPs को आपने मेक श्योर करना है कि ये फॉलो हों। फिर इसके अलावा चूँकि सिंध में तो स्मार्ट लॉकडाउन लग भी चुका है, स्कूल्स भी बंद हैं, इसके अलावा और होटल्स और बसेस में 50% मुसाफिर बैठाएंगे, ये भी ऐलानात कर दिए गए हैं। पार्क जाने पर भी पाबंदी है। तो फिर सूरत हाल अगर परेशान कुन है तो उसका हल यही है कि आप या तो SOPs को फॉलो करें और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर हमने ये भी देखा है कि लोग इस तरह से अभी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ईद की छुट्टियाँ आने वाली हैं तो उसमें आपने घूमना फिरना कम है और सिर्फ एहतियात करनी है। तो हम उम्मीद करते हैं केसेस कम हों। आगे बढ़ते हैं। एक और इशू जो कि हमारे लिए इस वक्त खासा परेशान कुन है वो सिंध में इस वक्त कराची में खासकर दूध की कीमतें बढ़ने पर बॉयकॉट मुहिम शुरू हो चुकी है। अब ये मामला है क्या जी? शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बैनर्स भी लगे हैं जैसे कि आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कमिश्नर ऑफिस के सामने ये बैनर्स आवेज़ा किए गए थे और कहा जा रहा है कि दूध का हम बॉयकॉट कर देंगे। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर दूध का बॉयकॉट करना है तो फिर कितनी देर के लिए किया जा सकता है, ये प्लानिंग क्या की गई है? और फिर जो इस वक्त रिटेलर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी वजह से ये नहीं दूध महंगा हुआ, बल्कि इसकी वजह यह है कि जो रॉ मटेरियल है, जो कॉस्ट है, वो ही बढ़ गई है। हम जानेंगे इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्या प्लान्स बनाए हैं। कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन है कौकब इकबाल साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। कौकब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस वक्त कराची में जो दूध है उसके रेट्स बहुत बढ़ गए जिसकी वजह से आपने बॉयकॉट मुहिम का आगाज कर दिया है। बताइएगा इस वक्त आपको क्या लग रहा है सूरत हाल जिसकी वजह से आपने ये कदम उठाया? देखिए, ये दिन ब दिन जो है दूध की कीमतों में इजाफा हो रहा था और 94 रुपए का जो रेट मुकर्रर किया गया है सरकार ने, कमिश्नर कराची ने, उसके बाद जो है 100 रुपए, फिर 110, 120 और अब इंतहा कर दी कि 130 रुपए पे दूध बेचा जा रहा था। तो हमारे पास कोई और इक़दाम नहीं था कि सिवाय बाइकाट की मुहिम शुरू करने के, क्योंकि सरकार फेल हो चुकी है। सरकार ने कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और ना ही अपनी सरकार की रीट कायम करने की कोशिश की, ना ही डिप्टी कमिश्नर साहिबान, ना ही असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान इसके ऊपर। हालांकि मैंने खुद पर्सनली कई कंप्लेंट्स की कि जो हमारे पास आ रही हैं कि 130 रुपए पे दूध बेचा जा रहा है। आप ये देखिए कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हालिया, आपको मालूम है कि जो उन्होंने इनके खिलाफ तहकीकात की थी उसमें बताया था कि 47 अरब रुपए सालाना सार्फिन की जेबों से निकल गए। फिर भी सूबाई हुकूमत जो है इसके ऊपर कोई तवज्जो देने में नाकाम नजर आती है।
इसके साथ जो है वो फिर हमने बाइकाट मुहिम का आगाज किया, क्योंकि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पे जो है बाइकाट मुहिम कंज्यूमर एसोसिएशन करती है, और उसके साथ जो है तमाम सार्फिन कोई महंगी अशिया जो होती हैं वो बाइकाट मुहिम में साथ देते हैं और वो की कीमतें कम हो जाती हैं। जैसे कि हमने पिछले कौकब साहब आपने कहा कि अगर कंज्यूमर जो हैं वो बाइकआउट करेंगे तो कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन जो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर हैं शाकिर उमर गुजर साहब, वो कहते हैं इससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इस तमाम इस प्रोसेस की वो बढ़ गई है और उसमें हुकूमती पॉलिसीज़ हैं जो कि एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जो ज़रूरी अशिया हैं वो अगर एक्सपोर्ट कर दी जाएंगी तो लोकल में कमी होगी और फिर डिमांड सप्लाई का मसला होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। इसको भी आपने केटर किया और बात की इस बारे? मैं बिल्कुल, आपको ये इनको बुलाया गया था अभी पिछले दिनों मीटिंग में कमिश्नर कराची ने, और उस वक्त मैंने उनसे कहा था इनकी बातें सब कुछ अपनी जगह, जो भी ग्राउंड रियलिटी है मैं उस पर वो नहीं करता, मगर ये कि इनकी जो लागत का जो तखमीमा देते हैं उसमें स्कूल की फीसें भी लगाते हैं, उसमें नौकरों का जो उनके घरों में काम करते हैं उसका भी खर्चा लगाते हैं, उसमें जो है ये इनकी बाड़े की जमीन जो है वो कोई अनअथराइज जमीनों पर है, जो कि ये इनको एक्शन लेना चाहिए कि अरसा दराज से जो है वो कायम है, जिसका वो क्या कराया किसको देते हैं और जमीन कैसे आती आई हुई है उसका भी तहकीकात होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो बिजली के बिल वो पेश कर रहे हैं, बिजली के बिल तो पेश ही नहीं करते, वो उसमें लगाया हुआ 50,000 रुपए बिजली का बिल आता है और कुंडे लगाए हुए वहां पे उनको बताएं कि कितने जो उनके मेंबर हैं उनके पास कितने बिजली के मीटर लगे हुए, पानी के कितने वो बिल देते हैं। सब चीज का जो है वो ग्राउंड रियलिटी कागज पे सिर्फ लिख के देने से नहीं होती। आप ये है कि जो चीजें खरीद रहे हैं उसकी जो रसीदें हासिल कर रहे हैं तो वो मुझे बताएं। अब ये इस तरह जो है ये अपना वो कर रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि ये मनमानी कीमतें हैं और इसके खिलाफ बाकायदा, ये नहीं मैं नहीं कह रहा, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहकीकात की और उन्होंने बताया कि ये जो है बिला जवाज इजाफा है। ठीक है, आपके मुताबिक जो है बिला जवाज इजाफा है और कंपटीशन वो उसके हवाले से आपने जिस तरह से बात किया कि उसमें भी ये नहीं बनता इतना ज़्यादा 130 रुपये और सरकारी कीमत पे भी ये नहीं फ़रोख्त हो रहा। इकबाल साहब आपका शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि इस मसले का सलूशन निकलेगा, ना कि बॉयकॉट जारी रहे और दूसरी तरफ अगर रिटेलर्स हैं वो भी कीमतें कम करने में आमादा ना हो। गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना चाहिए अगर पॉलिसी में कुछ रिवाइज हो सकता है तो वो भी किया जाए ताकि आम कंज्यूमर को इसका फ़ायदा हो। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हेल्थ सेक्टर पाकिस्तान में एक अहम इशू है और इसके ऊपर बहुत काम किया जाना अभी भी बाकी है। हेल्थ से जुड़ी एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है मेडिसिन मार्केट और अद्वियात की कीमतें अगर बढ़ेंगी, जिस तरह से गुज़िश्ता कई सालों से कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और होशरुबा इजाफा हो, उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ है कि आम जो मरीज़ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है और वो अपनी दवाइयाँ ख़रीदने के लिए भी उसके पास बजट नहीं होता। इसकी वजह से ऑब्वियसली जब मसाइल पैदा होते हैं तो आम शहरी भी परेशान होते हैं। अब मामला यहाँ पर रुका नहीं है, रुका यूँ इसलिए नहीं है क्योंकि एक बार फिर एडवांस इनकम टैक्स की मद में हुकूमत ने टैक्स लगाया मेडिकल स्टोर्स पर। उसकी वजह से मुल्क भर में केमिस्ट एसोसिएशन ने शटर डाउन हड़ताल कर दी है और कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए और स्टोर्स बंद होने पर मरीज़ और लवाकिन भी परेशान है। अब ये मामला है क्या, क्यों इस हद तक बात गई है, आइंदा का क्या लाहेमल है, अब तक क्या मुज़ाकरात हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। चौधरी निसार साहब, प्रेसिडेंट केमिस्ट एसोसिएशन पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जी चैनल 24 का भी और आपका भी, आपने मदद किया। थैंक यू। चौधरी साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये, क्योंकि आम सार्फिन इससे अफेक्ट होते हैं, तो आप ये बताइएगा कि ये मामला है क्या, एडवांस इनकम टैक्स लगाया गया है मेडिकल स्टोर्स पर, होलसेलर्स पर और मैन्युफैक्चरर्स पर भी, ये ज़रा हमें मैकेनिज्म समझाइए ताकि आम शहरी हैं वो परेशान हो रहे हैं कि आखिर मामला है क्या, ज़रा ये बताइएगा। जी सबसे पहले तो बात ये है, ये एडवांस टैक्स इनकम टैक्स है, ये ठीक है, सबसे पहले ये लगेगा मैन्युफैक्चरर पर, उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर पर, उसके बाद होलसेलर और रिटेलर पर। ठीक है, ये टोटल चेन है, जो ये चेन है और इसमें ये है कि 15 डेज़ के अंदर अंदर सब ने अपना अपना बताना है, स्पेशली रिटेलर्स ने बताना है कि आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया है और आपने उसको जमा करवाना है। अब मसला ये है कि ये सारा हमारा जो बिज़नेस है ये बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है ऑलरेडी। अच्छा। हम 100% लोग फाइलर हैं और उसके साथ साथ जो इशू ये आएगा कि देखिए 1% पे हम काम करते हैं, ये कह रहे हैं 0.5% आप हमें दे दें, 1% नॉन फाइलर दे दे। अच्छा।
और जब ये रिटेल, इसका भी आज तक तो कोई इन्होंने मैकेनिज्म ही नहीं दिया। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि स्टेक होल्डर्स के साथ इन्होंने किसी सतह के ऊपर भी कंसल्ट नहीं किया। ठीक है। अब टैक्स लगाना चाहते हैं, जिन लोगों से टैक्स लेना चाहते हैं उनकी बात सुने, उन्हें बुलाएं, उन्हें समझाएं। ये तो उसमें पहले था ये सेक्शन 236H है जो इनकम टैक्स का, उसमें पहले उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की, लेकिन उसके बाद फार्मर को भी ऐड कर दिया। मामला इसमें क्लियर इसलिए नहीं हो रहा है कि देखें इनकम टैक्स तो देना है, एडवांस इनकम टैक्स भी बहुत से सेक्टर्स देते हैं, उसी के मद में ये इकट्ठा अगर किया जा रहा है तो उसमें आपके जो रिटेलर्स हैं वो क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने इकट्ठा ही करना है ना टैक्स, आपने खुद ही देना है, और आपकी इनकम टैक्स तो वैसे भी फर्ज है। देखें बेशुमार टैक्सेस ऐसे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे छोटी सी एक आम मिसाल देता हूँ आम आदमी के लिए। आप बिस्किट का एक पैकेट खरीदते हैं, आप पढ़िए उसके ऊपर लिखा होता है टैक्स इतना, वो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास, वो तो सेल टैक्स हो गया ना। सेल टैक्स भी है, अदरवाइज भी जो भी टैक्सेस है, सेल ले है तो टैक्सेस ही ना। सेल टैक्स का तो आपके पास सिस्टम है, आपने सेल टैक्स जमा कराया, 16% है, 5% है, हर सेक्टर में डिफरेंट है, वो आपने जमा करा दिया। इनकम टैक्स आपने अपनी इनकम में देना है, तो वो आपने सार्फी से तो नहीं ले सकते ना। जो चीज़ हमने आज तक बेची ही नहीं उसके ऊपर, हमारी सोच के ऊपर हमसे टैक्स मांग रहे हैं। अच्छा, दवाइयाँ अभी वहीं पड़ी हुई हैं। पहले देखें ना, मैन्युफैक्चरर ने जो चीज़ बनाई वो चला गया टैक्स उसके पास, मैन्युफैक्चरर ने तो टैक्स ले लिया, अब उसने उसकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे उसको करता है, डिपॉजिट करवाता है, क्या करता है। उसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूटर। इन दोनों के पास बहुत ज़्यादा कुशन है, मार्जिन है इनके पास। हमारे पास इतना मार्जिन नहीं है, हम तो 1% पे काम करते हैं, और रिटेलर बेचारा 2-2 गोलियां बेचता है, एक शीशी लेने आ गया। तो फिर ठीक है। अब ये मसला आपने बताया कि रिटेलर्स के लिए तमाम डॉक्यूमेंटेशन मुश्किल है, 0.1% भी इकट्ठा करना, उसको हिसाब किताब करना 2-2 गोलियों पे मुश्किल है। हमारे लिए भी, होलसेलर के लिए भी मुश्किल है। हुआ ये कि आपने कर लिया एहतजाज और होलसेल मार्केट को बंद किया, लाहौर की मार्केट भी, दूसरे शहरों से भी ये रिपोर्ट्स आ रही कि मार्केट से बंद रही हैं। अब ये क्या है हल? क्या ये है कि आपने एहतजाज कर लिया और उसकी वजह से जो आम जो कंज्यूमर है वो अफेक्ट हो रहा है? देखिए जी, टैक्स कलेक्टर गवर्नमेंट होती है, जो परचेज बायर टैक्स कलेक्टर नहीं होता किसी भी सतह के ऊपर। तो हम यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे। अभी हम आपको ले चलेंगे लाइव, जहां पर इमरान खान साहब इस वक्त खिताब कर रहे हैं। हो रही है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस वक्त कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कांग्रेस सेंटर पहुंच गए हैं। अभी खिताब होना बाकी है। ताशकंद में सेंट्रल एंड साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। तो इस वक्त इमरान खान साहब का क्योंकि दौरा ताशकंद बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें दिखाना था नाज़रीन को। तो जी कंटिन्यू कीजिएगा चौधरी साहब, आप जो बात कर रहे थे। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है। पहले बार इम्पोज करती है, उसके बाद कलेक्शन का एक तरीक़ाकार वज़ह करती है। अब हमने इनकम टैक्स देना होता है, जो टेबुलेट हो जाती है हमारी इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस की असेसमेंट हो गई, उसके बाद टैक्स बनता है। ये पहले से ही हमसे टैक्स मांग रहे हैं और हम ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप हमें एक काम के लिए डबल डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं? आपकी बात समझ में आ गई कि आपके मुज़ाकरात भी हुए हैं, आपको कॉन्फिडेंस में लिया गया, आपने इसलिए एहतजाज कर लिया, लेकिन आपने क्या ये नहीं सोचा, क्योंकि ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है मरीजों को, मरीजों की ज़िंदगियों को, तो क्या आप ये जो एक दिन की हड़ताल है इसके जो असरात हो गए, और आपने अल्टीमेटम ये भी दे दिया कि 3 दिन बाद मुल्कगीर हड़ताल होगी और भरपूर होगी, तो उसकी वजह से जो असरात हो सकते हैं, ठीक है आप बात करें, आप अपने एसोसिएशन है उसके नुमाइंदे भेजें, हुकूमत बात करने को तैयार हो जाएगी। ये क्या तरीका है कि आप एहतजाज करें और मरीज से अफेक्ट हों? मैं आपको बताऊँ, एक छोटी मिसाल पहले दे देता हूँ। सूबाई सतह पर हमारे कई मसाइल हैं। डॉक्टर साहिबा जो हमारी हैं हेल्थ मिनिस्टर हैं, मैंने ख़ुद उनसे बारहा रब्ता किया, रब्ता ही नहीं होता। उनकी मसरूफियात पता नहीं किस किस्म की हैं। इसी तरह ये फेडरल में है, तरीन साहब के साथ PCDA लाहौर, हमारी होलसेल एसोसिएशन, सब लोग रब्ता कर रहे हैं, लेकिन सुनते ही नहीं है। उन्हें नहीं पता हड़ताल हो रही है। 3 दिन पहले हमने उनको ऐलान किया है, नोटिस दिया है, मीडिया में आया है, हर बात हुई। हड़ताल करेंगे, शोर होगा, कुछ हम बात होंगी और उसके बाद फिर हुकूमत जो है वो आपकी बात सुनेगी। यानी कि मरीजों की जिंदगियों से अभी खेलने के लिए हम नहीं खेलना चाहते। पाकिस्तान का कल्चर ये बन गया है कि जब तक आप रोड पे ना आए, शोर नहीं करें। बात के ऊपर तो नहीं, मेरा ख्याल है ये पॉलिटिक्स हम बिल्कुल नहीं करते। हमने इसीलिए एक दिन की टोकन स्ट्राइक की है, हमने रोक दिया। उसके बाद हम कहते हैं कि अभी भी टाइम है, हमें इनको वेकअप कॉल दी है कि अब सुने हमारी बात। क्यों नहीं सुनते? नहीं तो अभी आपसे कोई बात नहीं हुई, किसी से जवाब नहीं आया अभी तक? बिल्कुल अभी तक किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी है। तो आपकी जो एसोसिएशन है जिसपे मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, आपने बताया रिटेलर्स, क्या सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं? क्या सभी ने बात की? किसी को कोई जवाब नहीं आया? बिल्कुल सभी लोग एक लाइन के ऊपर हैं और हम आज भी मुंतज़िर हैं कि ये हमें बुलाएं, हमारे साथ बात करें, हमारे साथ कोई मैकेनिज़्म बनाएं।
इसके कई सोर्स तरीके हैं टैक्स इकट्ठे करने के, सिर्फ यही नहीं है कि भाई नीचे से लेके डॉक्यूमेंटेशन तो पाकिस्तान में शायद 5% है, तो 95% डॉक्यूमेंटेशन 100% आपने मेडिकल स्टोर पे लगा। जब अपने 0.1% आप बता रहे हैं, ओवरऑल अगर बात की जाए अद्वियात तो वैसे ही 50% बढ़ गई, जो हमने देखा है गुज़िश्ता 3 सालों में बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ गए हैं, हर कीमत जो है वो आसमान को छू रही है। तो क्या इसकी वजह से तो नहीं अभी आपने जो है कंज्यूमर से पैसे लेना शुरू कर दिए? हमारा मसला जो प्राइसेस का है ना, ये भी फेडरल इशू है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको इजाज़त दे दी कि आप हर साल 10% बढ़ा सकते हैं अपनी प्राइसेस। अब आप बताइए, जब 10% एक साल 100 से 110 होगी तो अगले साल 100, अगली दफ़ा 121 होगी और अगली दफ़ा बढ़ती जा रही, उसके ऊपर तो इन्होंने कोई बात नहीं की, उसको ख़त्म करें। लोगों का श्रिंक हो गया है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इनका श्रिंक हो गया है, कैपिटल की जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, मरीज़ को दवाई महंगी, जो शरबत खांसी का शरबत पहले 30 रुपए का था आज वो 70 रुपए का है। ठीक है, ये किसकी बेसिकली वो 10% बढ़ने की वजह से, उसकी वजह से है। ये ऐसे फैसले पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं, हम बात करें तो फिर तौहीन अदालत हो जाती है। सही है, मतलब आपको मुताबिक पहले वो अगर वापस किया जाए तो उसकी वजह से बहुत रिलीफ मिल सकता है। प्राइसेस का गैप कम जब तक नहीं करेंगे, मेडिकल 10% जो बढ़े उसका फायदा किसको हो रहा है? बस ये रॉ मटेरियल बढ़ गया, नहीं हमें क्या फायदा, हमारी तो हमारे पास 10 लाख रुपए हो रहा होगा, मैन्युफैक्चरर को या जो लार्ज स्केल के ऊपर काम करते हैं उनको होगा। देखिए ना, अद्वियात जो हैं, मेरे पास 10 लाख रुपए से मैं काम करता था, पहली मेरी पावर जो थी परचेजिंग की वो फॉर एग्जांपल 100 कार्टन थी, अब वो 70 पे आ गई, अगले साल 60 पे आ जाएगी। सही है, मेरा तो वॉल्यूम ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से भी बढ़ गई कीमतें, और अब ये जो सूरत हाल है, आपको क्या लग रहा है कि आइंदा अगर 2-3 दिन में नहीं अगर हुकूमत के साथ कुछ जवाब होता है तो आप हड़ताल पे जा रहे हैं? बिल्कुल, जो हमारा फैसला है, हमने गवर्नमेंट को टाइम दिया है, हम मुंतजिर हैं इनके कि ये हमारे साथ बात करें, हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है, लोगों की ज़िंदगी हमें उनसे ज़्यादा प्यारी है। ठीक है साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने ये कहा कि हमने अल्टीमेटम दिया है और हमने टोकन स्ट्राइक की है, हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं कि हुकूमत जवाब दे, मुज़ाकरात करे, अद्वियात कीमतें बढ़ाएं ना और हड़ताल की तरफ ना जाएं, इस पर बात होनी चाहिए। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक अहम इशू जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनता जा रहा है वो है बच्चों के साथ जिनसी हरासगी और रेप के केसेस। इसमें चाहे बच्चे हों बच्चियां हों, दोनों ही इसका शिकार हो रहे हैं और केसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और केसेस के हवाले से अगर बात की जाए तो मुल्ज़िमान जो कि मुजरिमान हो जाते हैं उनको सज़ाएँ भी दी जाती हैं, लेकिन केसेस की जो रेशो उसमें कभी नहीं आ रही है। एक और मामला है कि हम लोग जब ऐसी ख़बरें देखते हैं तो अखबारात में उसकी ज़ीनत तो बनती रहती है, लेकिन हम में से अक्सर कारीन ऐसी ख़बरों में ख़ास दिलचस्पी भी लेते नज़र आते हैं, क्योंकि होता यह है कि ज़्यादती का शिकार होने वाला बच्चा या बच्ची हमारे घर या ख़ानदान का कोई फ़र्द नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है जी, किसी कहीं पर हुआ, सोशल मीडिया पर कुछ देर के लिए बात हुई, बदकिस्मती से ये वाक़या हो गया था, उस पर थोड़ी सी बात होती है और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, एक और केस के ऊपर दोबारा से बात करते हैं जब एक और सामने आता है। फिर होता ये है कि ऐसे बहुत से केसेस में सिर्फ ये नहीं होता कि आपके जो विक्टिम होता है उसके अक्सर जानने वाले करीबी रिश्तेदार ही होते हैं जो कि वो रेपिस्ट होते हैं या वो हैरासर होते हैं। इसमें तमाम मामले में एक चीज़ बहुत अहम है जो कि हमने अपने बच्चों को सिखानी है, वो मामला ये है कि जी गुड टच और बैड टच की तमीज़, वो मामला है क्या, किस तरह से बच्चों को बताया जाए कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार भी हो वो आपके लिए सेफ़ नहीं है। गुड टच और बैड टच का डिफरेंस क्या है, कब बच्चे को ये एहसास हो जाना चाहिए कि ये शख्स जो है, चाहे वो कोई भी हो, करीबी रिश्तेदार हो, महल्लेदार हो, जानने वाला हो, टीचर हो, उस्ताद हो, या आपको पढ़ाने के लिए कोई भी हो, करीबी कोई भी हो सकता है आपके, उसके हवाले से आपने अपने आप को ये नहीं सोचना कि वो उसके साथ आप सेफ़ हैं। आपने अपनी निगाहें और अपने माइंड को ओपन रखना है और आपने इस चीज़ को देखना है। तो हम इस पर बात करेंगे आज कि ये किसकी ज़िम्मेदारी है, बच्चों से किस तरह से हम बात कर सकते हैं, अगर कोई हैरासमेंट का शिकार हो रहा है तो हम उसके साथ किस तरह कॉन्फिडेंस मैयर लेकर वो इस तरफ बात कर सके, वो ओपन अप हो सके अपने वालिदैन के साथ या किसी भी अपने करीबी रिश्तेदार के साथ कि वो इस हैरासमेंट का शिकार हो रहा है। तो ये बड़ा अहम इशू है, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील राठौर साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबाहत अहमद हमारे साथ हैं, NLP थेरेपिस्ट हैं जो कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है, और साहिल अदीम साहब मोटिवेशनल स्पीकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये मामला है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील साहब, सबाहत अहमद और साहिल, आप तीनों को।
आप हमारे मौजूद गेस्ट हैं, लेकिन हम आपसे बात करने से पहले चाह रहे हैं कि कुछ केस स्टडीज़ अपने नाज़रीन को दिखाएं जो कि हमने कल रिकॉर्ड की। हम उनके नाम नहीं लेंगे और उनकी तस्वीर वीडियोस भी हम नहीं दिखा सकते, लेकिन जो हुआ कि उनके साथ उनकी ज़िंदगी में, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझ आ सके कि हमारा जो आज टॉपिक है उसका इशू क्या है, किस तरह से बच्चे अपने बचपन में शिकार होते हैं और वो बात नहीं कर सकते। आप पहले वो वीडियोज़ देखिए। जो है एक वाक़या पेश आया। मैं अपने स्कूल से घर की तरफ रवाना हुआ। बस में जाते थे हम। बस में रश था, बैठने की जगह नहीं थी। एक अंकल बैठे हुए थे सीट पे। उन्होंने कहा बेटा इधर आ जाओ, मेरी गोद में बैठ जाओ। मुझे गुड टच बैड टच इस तरह की किसी भी चीज़ का इल्म नहीं था, तो मैं उनकी गोद में बैठ गया। तो उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत हरकत करना शुरू कर दी। तो फिर मैंने रेजिस्ट किया आगे से। कुछ लोग भी बैठे हुए थे बस में और भी। उन्होंने फिर पकड़ के उनको नीचे उतारा और उनकी बेइज्जती की। हमारे स्कूल में जैसे कि सबको पता है कि मेल और फीमेल टीचर्स दोनों हुआ करते थे, तो हमारे भी साइंस के सब्जेक्ट को मेल टीचर पढ़ाया करते थे। उनके बारे में स्कूल में काफ़ी अफवाहें मशहूर थी, तो लेकिन कोई स्टाफ ना कोई टीचर वगैरह उनको बच्चों की बात को सुनता ही नहीं था। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि हम गए, मैंने पिछले दिन छुट्टी की थी, तो अगले दिन मैं गई तो उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद आपका टेस्ट होगा साइंस का। तो कुछ टॉपिक थे जो मुझे क्लियर नहीं थे। मैंने उनको कहा कि मुझे टॉपिक क्लियर नहीं है, तो मुझे काइंडली टॉपिक तो समझा देंगे। उन्होंने कहा कि ब्रेक टाइम में आ जाना मेरे पास। तो मैं ब्रेक टाइम में गई उनके पास, तो उन्होंने कुर्सी आगे की और मुझे बिठा दिया कुर्सी पे। तो पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि जब उन्होंने अपनी टांगों से मुझे मतलब टच करने की कोशिश की, तो थोड़ा अजीब लगा मुझे कि ये क्या बात हो रही है, ये क्या चीज़ है। तो वियर्ड फीलिंग आ रही थी मुझे, लेकिन किसी ने इसके बारे में बताया ही नहीं था पहले कि ऐसा होगा, तो कुछ आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए। तो मैंने जब उठने की कोशिश की, मैंने कहा ठीक है बाकी टॉपिक मैं बाद में समझ लूँगी आपसे, बाकी कल या अपनी फ्रेंड से समझ लूँगी। तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा और खींचने की कोशिश की अपनी तरफ। तो मेरा आगे से रिएक्शन, जैसे कि स्कूल में बच्चे छोटे होते हैं और नहीं पता था आगे से कैसा रिएक्शन देना है, तो मेरी भी थोड़ी वियर्ड फीलिंग थी। मैंने कहा नहीं ठीक है मुझे छोड़ दे, मैं जा रही हूँ, तो बाकी टॉपिक मैं फिर समझ लूँगी आपसे। तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के बिठाया कुर्सी पे और मुझे थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश की कि ठीक है बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। तो मैं कुर्सी पे बैठ गई उनके पास, और फिर उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ते हुए और इतना क्लोज़ कर लिया कि थोड़ी ज़्यादा वियर्ड फीलिंग आई मुझे। तो मैंने उनके पे मैंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ, बाकी टॉपिक हम कल समझ लेंगे आपसे, या मैं अपनी दोस्त से समझ लूँगी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है अब और। तो मैं उठ के बाहर जाने लगी, उन्होंने फिर मुझे अपनी तरफ खींचा, लेकिन इतनी देर में फ़ीमेल टीचर अंदर आ गई और मैं बाहर चली गई। फिर वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को बताएं इस बारे में, ताकि उनको पता चले और उनको बताएं कि ऐसी सिचुएशन होगी तो आपका ये रिएक्शन होना चाहिए। मैं बहुत छोटी थी जब हमारे घर में हमारे मामू वगैरह आते थे, उनके बच्चे भी आते थे, और अक्सर हमारे मामू बहुत से खिलौने और बहुत सी चीज़ें हमारे लिए लेकर आते होते थे, पर वो सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। वो अक्सर मुझे बाज़ार ले जाते और बहुत से पैसे मेरे पे लगा देते और हमेशा मुझे बोलते कि घर जाकर अम्मी को नहीं बताना। मैं छोटी थी तो उनकी बात मान लेती थी, क्योंकि होता था कि इतने पैसों की चीज़ ले दी है उन्होंने, तो अम्मी को बताऊंगी तो वो डांटेंगी, तो मैं नहीं बताती होती थी। तो इसी तरह ना बहुत दफ़ा हुआ कि वो हमें ले जाते बाज़ार और कहते कि अम्मी को नहीं बताना कि मैंने लेकर दिया। एक दफ़ा वो मुझे बाज़ार लेकर गए तो हमारी ममानी भी साथ थी, तो उन्होंने ना वो ममानी आगे चल रही थी और मैं उनके साथ पीछे थी। तो उन्होंने मेरी ना कमीज़ में हाथ डाला। मुझे पहले बहुत अजीब लगा, पर मुझे था मामू हैं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, हम प्यार करते हैं। पर जब उनका हाथ बहुत ज़्यादा इधर उधर लगना शुरू हुआ तो मुझे अजीब महसूस होता था। अम्मी आई तो मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मामू आए थे और मामू ने मेरे साथ इस तरह किया, तो अम्मी ने मुझे बहुत झिड़का। अम्मी ने कहा कि
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारे मामू हैं, वो तुम्हें ऐसे कैसे कर सकते हैं, तुम्हें गलती लगी है, ऐसे नहीं बोलते, तुम झूठ बोल रही हो। मैं उसके बाद बहुत सहम गई, मैं बहुत डर गई कि अब जब भी मामू आते थे, कुछ भी लाते थे या कहीं भी हाथ लगाते थे मुझे, मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं रोती थी, पर मैं किसी को कुछ नहीं थी बताती, क्योंकि अम्मी ने जब एक दफ़ा डांटा तो मैं बहुत डर गई। तो आपने व्यूअर्स किस तरह से लोगों के साथ रियल लाइफ स्टोरीज़ होती हैं और उसमें कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है जब घर वाले ही आपको डिनाइल में लेके चले जाएं और आपको कहें कि आप ऐसा गलत सोच रहे हैं, तो फिर आगे जाकर आपके लिए मज़ीद परेशानी बनती है, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं आप, पर्सनैलिटी आपकी अफेक्ट होती है। ये तमाम ज़िंदगी आपके साथ ये ट्रॉमा चलता है जिसके असरात आपकी ज़िंदगी में बहुत गहरे होते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे, क्या इसका हल है, कैसे हमें अपने बच्चों को सिखाना है, कैसे हमें अपने बच्चों को बताना है कि इस चीज़ में से आपने कैसे निकलना है, और अगर ऐसा किसी को फेस करना पड़े तो उसका फिर क्या रिएक्शन होना चाहिए। सबाहत अहमद साहिबा से सबसे पहले हम बात करेंगे। सबाहत, आपने भी सुना रियल लाइफ स्टोरीज़ लोगों की ज़िंदगी में जो होता है वो ऑब्वियसली बड़ा ट्रॉमेटिक होता है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। क्या कहेंगी आप, कहाँ पर गलती हो रही है हमारे माशरे में? देखिए, इन बच्चों का सबसे करीबी रिश्ता जो है वो उसके माँ बाप होते हैं। वो बोलने से, चलने से, कोई भी उसकी मोटर एबिलिटी जब होती है उससे पहले वो महसूस करना सीखता है, और जब उसको जो एहसास होता है, जो गुड टच बैड टच की हम बात कर रहे हैं, जो बैड टच है उसके असरात उसकी ज़िंदगी पे बहुत दूर तक जाते हैं, और उसकी शख्सियत का जो है ना रेजा करने वाली बात है कि जो बचपन में अगर ऐसा कोई ट्रॉमा हुआ हो, ये ट्रॉमा है, और इसकी ट्रीटमेंट और इसकी जो रेमेडी है वो ट्रॉमा वाली रेमेडी है, मगर पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा, वालिदैन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ता वो है, सबसे ज़्यादा एतमाद का रिश्ता वो है। पहला रिश्ता जो जिसपे बच्चा एतमाद करना सीखता है वो माँ है, फिर बाप है, फिर बाकी घर वाले हैं। तो जब उसको घर पे एतमाद नहीं रहेगा तो वो बाहर किसी पे क्या एतमाद करेगा, और वो जो खुद एतमादी की कमी है वो सारी उम्र उसके साथ चलेगी। बिल्कुल सही आपने कहा, खुद एतमादी की कमी सारी ज़िंदगी साथ चलती है, और सबसे करीबी रिश्ते पर अगर आप बात नहीं कर सकते तो फिर आपने किससे बात करनी है। हम आपसे मज़ीद ही बात करेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो फिर किस तरह से आप बाहर निकल सकते हैं इस ट्रॉमे से। डॉक्टर जमील राठौर साहब की तरफ हम बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, आपने भी ये सुना, और ऑब्वियसली हम माशरे में सुनते हैं, देखते हैं, ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं, बच्चों को बचपन में ही हरासगी का सामना होता है, गुड टच बैड टच का मालूम नहीं होता, कैसे वो उसमें से मतलब निकल सकते हैं, वो तो एक बात की बात है। ये हो क्यों रहा है आखिर हमारे माशरे में, पहले इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया। सबसे बुनियादी बात तो ये है कि हर वो मुआशरा जिसमें बहुत सारे लवाजिमात ऐसे हों कि बच्चे को डायरेक्ट उन तक रसाई हो। देखिए, माँ बाप की जिम्मेदारी यकीनन उसको एजुकेट करना है, लेकिन इतनी अर्ली लाइफ में वालिदैन उसको ये चीज़ें नहीं सिखा सकते। हमारे माशरे में ये पॉसिबल नहीं है। मगरिब के अंदर शायद ये सब चीज़ चूँकि वो एक आम है और हर चीज़, हर मनाजिर आपके सामने मौजूद होता है, तो उनको डिफ़ाइन करना गालिबन आसान हो, लेकिन हमारे माशरे के अंदर अर्ली एज में बच्चे को ये सब कुछ तालीम नहीं किया जाता। अब बच्चा कहाँ से सीख रहा है? मैं इंतहाई माजरत के साथ कहूँगा कि हमारा जो मीडिया है वो हर घर में मौजूद है, हर घर में, बल्कि हर बेडरूम में टीवी आजकल मौजूद है, और टीवी को जब ऑन करते हैं तो वहाँ पर ऐसे ऐसे मनाजिर मिलते हैं कि वो जो आपके इनग्रेम्स हैं, जो जाकर 12-13 साल में ग्रो करते हैं, बच्चा प्यूबिक एज में पहुँचता है, वो आपको अर्ली उससे सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अच्छी बुरी चीज़ें आप ना भी चाहे तब भी आपकी निगाहों के सामने आ जाएगी। उसका नतीजा ये निकला कि बड़े से लेकर छोटे तक, जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हर चीज हर इलाके के लिए और हर मुझे एक मिनट मुकम्मल करनी थी। हर चीज हर इलाके के लिए, हर कल्चर के नहीं होती। हमारा जो कल्चर है वो महज़्ज़ब मुआशरा है, उसमें बहुत सारी हिडन चीजें हैं, लेकिन अगर आप मगरिब में जाएं, बिलीव मी, हमारा मुआशरा अब भी उनसे लाखा दर्जा बेहतर है। वहां पर तो बाकायदा लाइसेंस्ड कर दिया गया है चीजों को। लिहाजा आपने दूर के ढोल सुहाने आपको वहां से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उनकी अमली जिंदगी में जाकर आप झांके तो वहां पर बहुत सारे ट्रॉमास मिलते हैं,
वहां पर सबसे पहले फैमिली से ट्रॉमा मिलता है, फिर उसके बाद जाके स्कूल से ट्रॉमा मिलता है, फिर उसके बाद जाके मुआशरा और सोसाइटी उनको ट्रामाजाइज करती है। तो नतीजा ये निकलता है कि उनकी जिंदगी एक ऐसी साइकोपैथ की जिंदगी हो जाती है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर हम जब बच्चे थे, हमने टीवी पर देखा है खातून आती है तो वो दुपट्टा सर पर ओढ़ कर आती है, डॉक्टर वो साहब, एक बाकायदा एक ऐसा लगता है कि एक फैमिली का माहौल है। लेकिन अब आप अगर जितना सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन प्रिंट मीडिया पर जाएं तो आप जब खोलते हैं तो आपको वल्गैरिटी नजर आती है। अब आप अपने घर को कसूरवार कहराएं, अपने मुआशरे को कराएं, या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर को आप कसूरवार ठहराएं। आपकी बात जो है वो इनडायरेक्टली आप जिस तरफ बात कर रहे हैं वो तो हमारा आज का टॉपिक थोड़ा सा है नहीं है डॉक्टर साहब के मतलब हरासमेंट की तरफ कोई माइल क्यों होता है, ये तो एक अलग टॉपिक है कि फिर उसमें एक बच्चे 2-2 महीने के बच्चों का क्या कसूर है। हम असल में जो बात करना चाह रहे हैं कि अगर किसी को ये शिकार इसका हो रहा है, बच्चा है जो छोटी उम्र है, अपने करीबी रिश्तेदारों से वो शिकार हो रहा है, अपने उस्ताद से, अपने ड्राइवर से, अपने बॉस से, उसका क्या हल है, उसमें से बच्चा कैसे निकले, किससे शेयर करे, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस पर हमने आना है, आप से हम दोबारा बात करेंगे। साहिल अदीम से हम अभी गुफ्तगू कर लेते हैं। साहिल साहब, आपने भी सुना, केस स्टडीज़ भी सुनी, ये बच्चों के साथ बचपन में जब होता है उसके बाद वो बात नहीं कर सकते। केस स्टडीज़ में ये भी आपने सुना कि जब माँ बाप से कहा तो माँ बाप डिनाइल में चले गए। क्या करे बच्चा जब उसको इस तरह की हरासमेंट का बचपन में सामना और वो गुड टच बैड टच के डिफरेंस करते करते बड़ा हो जाए और फिर ट्रॉमा का शिकार हो जाए? ठीक है, केस स्टडीज़ तो ऐसी नहीं है कि गुड बैड टच से ट्रॉमा का जो है ना वो इतना कोई मैसिव डेंट पड़ा हो। सेक्सुअल हरासमेंट या फिर लिटरली सेक्सुअल असॉल्ट जो है ना, सेक्सुअल असॉल्ट, वो एक ऐसा मामला है जिसे ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेड केस स्टडीज़ हैं। इट्स नॉट कोई मतलब कोई मजाक की बात नहीं है या फिर कोई एनेक्डोटल स्टडी नहीं है। ये तवातर के साथ इस तरह के केसेस देखे गए हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट ही हो गया तो फिर उसके साथ फिर जो है ना बहुत सीवियर सेल्फ एस्टीम इश्यूज़, उसके लो कॉन्फिडेंस, उसकी बेसिक ट्रस्ट और बेसिक जो मैकेनिज्म है उसका ज़िंदगी गुजारने का, किसी के ऊपर भी उसने रिलाई नहीं करना। एक्चुअली इस लेवल की उन पर उनके लो कॉन्फिडेंस की लाइफ गुजरती है कि हर बंदा उन पर काबू पाता है। फिर यहाँ तक कि उसको फिर वो एक और म्यूटेटेड स्पिन में भी लेते हैं वो। यहाँ तक कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि जो कि फिर जान के इनवाइट भी किए हैं उन्होंने। एक्चुअली 14-15% ऐसे केसेस हैं, मैं ग्लोबल स्टैट्स भी बता रहा हूँ कि बच्चे भी ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं बाद में अपनी लाइफ में कि दे नीड अ रिपीट ऑफ दिस। साहिल साहब, वही वजह है ना बेसिकली आप जो बात कर रहे हैं कि बच्चे, आपने कहा ना कि एक असॉल्ट जाके आपकी ज़िंदगी में असर कर सकता है, लेकिन बचपन में जो होता है उसकी वजह से पर्सनैलिटी का जो डिसऑर्डर आता है, बच्चे अपने शेयर नहीं कर सकते हैं माँ बाप से, और वो तो बात रिपोर्ट ही नहीं गई होती। ये तो मसला है, ये तो बात है कि आप रिपोर्ट करेंगे तो आपको स्टैटिस्टिक्स सामने आएंगे ना, ये तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहा और ट्रॉमा आप खुद फेस कर रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं। होता है, रिपोर्ट होता है, पाकिस्तान में नहीं होता मगर साइंटिफिकली ये सारे के सारे जर्नल्स तो अभी तक हैं ना, दुनिया तो बताती है कि किस तरीके से। देखिए, सेक्स ऑफेंडर्स और पीडोफिलिया एक अलग चीज़ है। बच्चों को असल में सद्देबाब करने के लिए तो आपको जड़ पकड़नी पड़ेगी ना, बच्चे तो नहीं कसूरवार होते इसके। तो अगर हमें रोकना है, असल में तो मसला रोकने का है ना, रोकथाम का। या तो बच्चों को बताना है कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसे रोकना है, या बच्चों को भी बताना है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपने कैसे निकलना है। कॉन्फिडेंस देना असल में हमारा मकसद है कि बच्चों को आप कॉन्फिडेंस कैसे जी जी बिल्कुल मकसद है। और ये मैं आपको फिर बता दूं कि अभी ये मुफ्ती साहब ने भी ये कहा ना कि हमारा कल्चर जो है ना वो बहुत वेस्टर्न कल्चर से कंपैरेटिवली पाकीज़ा है। तो मेरा अपना मौक़िफ़ इसके बिल्कुल बरक्स है। हमारा कल्चर जो है ना वो कहीं से भी इस चीज़ को की रोकथाम के लिए कभी भी काफ़ी नहीं था। ये तो टीवी और सोशल मीडिया तो चले अभी आया, उससे पहले इंडियन फिल्मों का राज तो उसके हमारे VCRs के थ्रू होता था, जब यूट्यूब नहीं थी या फिर टीवी चैनल नहीं थे। ये कल्चर के अंदर ही हमारे अंदर ना ये हिडन एवेन्यूज़ है ना जहाँ से ये सारी की सारी मामलात आते हैं, तो उसी के थ्रू माँ बाप को भी पता था। ये तो नहीं हो सकता ना माँ बाप को ना पता हो कि एक बैड टच क्या होता है, वो तो इस उम्र से गुजर चुके हैं कि उनको पता हो। हमारे कल्चर में जो सबसे बड़ा मसला है ना शुरू से ही, वो ये है कि इस ऐसी बात को जो इस्लाम की शरअ के ख़िलाफ़ है कि बच्चों से वो वाली बात ना की जाए कि जो उन्हीं के मतलब फ़ायदे में हो, यहाँ तक कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन भी आ जाए, मगर हम ऑकवर्ड समझते हैं। यहाँ तक कि हमारे क्लास फेलोज हमें बताते हैं, घर वाले खुद बच्चियों को भी कहते हैं कि अपनी सहेलियों से जाके ऐसी बातें किया करो, या लड़कों को भी बापों के थ्रू कोई लेक्चर नहीं मिलता है कि भाई व्हाट इज़ द एक्चुअल रियलिटी ऑफ दीज थिंग्स। इसको इस कल्चर के ख़िलाफ़ तो इस्लाम आया था, इसी कल्चर को तो तोड़ना है हमने कि जो इस शरअ में वहाँ पे जाके शर्म के पर्दे डाल दी हमने कि जहाँ पे नाउज़ बिल्लाह वो
फिर ज़िंदगी और मौत के सवाल पैदा हो गए। बिल्कुल बिल्कुल ये तो माँ बाप का ही फ़र्ज़ है, और ये 5th ईयर के बाद से या 4th ईयर के बाद से एटलीस्ट वर्बल ट्रेनिंग ज़रूर स्टार्ट हो। उससे पहले तो बच्चे को आपने एक डेंजर और सेफ सिचुएशन का ही बताना होता है, मगर उसके बाद तो बाकायदा उसकी रोकथाम के लिए उसकी रिएक्शनरी मेजर के लिए बच्चे को ट्रेनिंग करनी ज़रूरी है। बाकायदा माँ बाप की उर्दू की ज़बान इस्तेमाल करते हुए सारा कुछ बताना ज़रूरी हो जाता है। अब तो हालात ये हो चुके हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने किया है, पॉइंट आउट साहिल साहब, यही पॉइंट है असल में कि 4 से 5 साल क्या वो एज है जब हमने बताना है। यही हमारा इशू है कि हम लोग क्या वो जो बैरियर है, जो हमारा कम्युनिकेशन बैरियर है, वो कब जो है वो ख़त्म करना है और बच्चों से ये बात करनी है। और यही एक हम आज बात कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात हो रही है, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे मासूम बच्चों के साथ जब बचपन में इस तरह से हैरासमेंट होती है, उनको सामना करना पड़ता है, और जब अपने करीबी रिश्तेदारों से ही इस चीज़ को फेस करना पड़ता है, उसके बाद उनके जहन पे क्या गहरे असरात होते हैं, उनकी लाइफ ट्रॉमे में गुजरती है, उनकी पर्सनैलिटी तबाह बर्बाद हो जाती है। उसके ज़िम्मेदार कौन है? वो तो मुआशरा है जो कि इस तरफ लेके गया। लेकिन फिर इसका हल क्या है? हमने अपने बच्चों को कैसे मजबूत करना है? हमने अपने बच्चों को कैसे कॉन्फिडेंस देना है कि वो बात कर सकें अपने पेरेंट्स के साथ, और फिर पेरेंट्स यकीन करें जो उनके बच्चों के साथ हुआ है, और वो फिर इस बात पर इसका मुदावा भी करें। ये बड़ा ज़रूरी है ताकि बच्चे की पर्सनैलिटी को हम बचा सकें। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं, तो अब हम एक बार फिर सबाहत से बात करेंगे। सबाहत अहमद, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, आपने भी जिक्र किया कि बच्चों के साथ बचपन में जो ट्रॉमा होता है उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी असर इसका हो जाता है, ज़िंदगी पर असरात गहरे हो जाते हैं। क्या करें फिर हम? माँ बाप को कैसे हम बताएं कि कॉन्फिडेंस दें अपने बच्चों को, वो बात कर सकें, और फिर बच्चा इसमें से कैसे निकल सकता है? देखिए, जो पहले हम बात कर रहे थे कि वालिदैन जो है वो आपस में वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, बात नहीं करते हैं, ना उनके पास आजकल वक्त है, ना उनके पास पेशेंस है, और ना उनको वो थोड़ा सा वही आप जैसे कहते हैं डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत करीबी है, मेरा भाई है, या मेरे चाचा हैं, या मेरे जानने वाले हैं, या हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो बच्चे को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। तो बच्चों को जो हम पुशबैक देते हैं ना, उसका नतीजा क्या होता है कि बच्चे अपने खौल में बंद होते चले जाते हैं, और वो अपने अंदर एक जंग लड़ना शुरू हो जाते हैं कि शायद मेरी कोई गलती थी, मेरी माँ ने डांटा, मेरे बाप ने डांटा, और उस गलती की वजह से उनकी जो जहनी कैफियत है वो सिर्फ मनफी होती है। जहनी इंतशार होगा, खुद एतमादी की कमी होगी, लोगों से वो बात नहीं करना चाहेंगे। जब उनको माँ बाप से एतमाद नहीं मिलेगा तो वो किसी और से क्या बात करें? बिल्कुल। मगर हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी ये है कि मीडिया है, वालिदैन है, स्कूल्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस मामले में काम कर रही हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं खुद भी इस वक्त वाबस्ता हूँ, जिनके साथ हम सपोर्ट कर रहे हैं कि जो बच्चे इस तरह की किसी भी वाक़ये से गुजरते हैं, कुछ भी ऐसा एक्सपोजर उनको होता है, तो उनको बहुत अर्ली स्टेज पे उनको ये पता हो कि उन्होंने अगर माँ बाप से बात नहीं कर पा रहे हैं तो और किससे कर सकते हैं। कोई हेल्पलाइन है, या आजकल हम सोशल मीडिया को हम कहते तो हैं कि ज़ाहिर उसमें अच्छी बुरी चीज़ हर जगह पे होती है, मगर सोशल मीडिया उतना ही पावरफुल भी है। जो एक्सेस बच्चों को इस वक्त इंफॉर्मेशन से है, तो बच्चा आजकल का ज़्यादा अवेयर है, उसको ज़्यादा कॉन्शियस है कि ये सही है या गलत है, मगर वो बात किससे करे? तो अगर माँ बाप उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो उसके पास कोई अल्टरनेटिव तो होना चाहिए। तो वो हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी बन जाती है कि हम वो मीडियम्स प्रोवाइड करें, वो हेल्पलाइंस प्रोवाइड करें जब बच्चे बात कर सकें। सबाहत, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दें कि वो माँ बाप ही सबसे करीब हैं, उनसे तो बात करें। हमें माँ बाप को ये इंश्योर करना चाहिए कि सबसे करीब आप अपने बच्चे के हैं, कोई भी आपके ज़्यादा करीब नहीं है, तो वो बच्चे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स से बात करे कि मुझे इस चीज़ का सामना, और फिर बच्चों पर वो यकीन किया जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब ये बिल्कुल सही है। आजकल देखिए, मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक जितना भी काम मैंने किया है, जब कोई पेरेंट मेरे पास आता है ना कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं पेरेंट से उसको बच्चे से ज्यादा मैं पेरेंट को कहती हूँ कि आपको जरूरत है कि आप आके अपनी थेरेपी कराएं, आप आके सेशंस लें, क्योंकि मसला बच्चों में नहीं होता, मसला पेरेंट्स में होता है, वालिदैन में होता है। मगर वालिदैन इस चीज को रियलाइज नहीं करते, वो सारी खामियां जो है वो बच्चे की तरफ चली जाती है। बच्चा जो है वो बहुत क्लोज्ड है, बात नहीं करता, गुस्सा करता है, चीजें फेंकता है। आप पूछे तो सही उसको मसला क्या है, मगर वालिदैन वो सपोर्ट नहीं देते। स्पेशली हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में ये एक बड़ी अफसोस की बात है। हम भी उसी कल्चर से हैं
और अब हम जरा थोड़े अवेयर पेरेंट्स हैं, तो हम जरा कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बहुत अच्छे हैं पेरेंट्स हैं, हमने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, बच्चों को बहुत डांटा भी है, उनकी बात नहीं समझी है, मगर एक स्टेज पे जाके आपको बच्चों को इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। एक कॉन्सेप्ट होता है रेजिंग इमोशनली इंटेलिजेंट किड्स, रेजिंग इमोशनली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। नाउ उसमें बच्चों की अवेयरनेस, कि उनको भी पता हो कि मुझे अगर ये है तो ये सही है या गलत है, मुझे किससे बात। बिल्कुल ठीक है, सवाल अवेयरनेस नहीं, कॉन्फिडेंस देना, अवेयरनेस देनी, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। डॉक्टर जमील राठौर साहब, जैसे कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बच्चे को कॉन्फिडेंस कैसे दिया जाए, वो बैरियर जो कम्युनिकेशन गैप है कि अगर वो कंप्लेन करे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, माँ बाप ये कॉन्फिडेंस बच्चों को कैसे दें, और माँ बाप को भी आप समझाइए कि किस तरह से हमने मतलब यह बात कर सकते हैं या बच्चों की बात को यकीन करना है, और ऐसा अगर हो तो ये हो सकता है, हकीकत में कोई आपका रिश्तेदार भी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। आमतौर पर जो ज़्यादती होती है वो करीबी लोगों ही से उसका आगाज़ होता है। बात हो रही है सेक्सुअल असॉल्ट की, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बात की चीज़ है। सबसे बुनियादी चीज़ होती है टेम्पटेशन। आप बच्चे के साथ काउंसलिंग कीजिए। हमारा अबू ज़र साहब ये अलमिया हो गया है हमारे माशरे का, सोसाइटी का, हम सबके हाथों में एक टूल है जिसे मोबाइल कहा जाता है। तो वो आम तौर पर इंसान पूरी दुनिया से करीब हो गया, अपने घर वालों से दूर हो गया। मोबाइल के जहाँ अच्छाई है उसके अंदर एक साइड इफेक्ट ये भी है। आपको अपने बच्चों से काउंसलिंग करनी चाहिए, और फिर माँ जितना बच्चे को समझती है, शायद मैं समझता हूँ कि कायनात का कोई और ऐसा रिश्ता नहीं जो इतना करीब हो। तो माँ को पता होता है मेरे बच्चे का मूड जो है अब वो एलिवेट हो रहा है, उसका मूड चेंज हो रहा है, वो सैड है, वो क्यों है, उसके साथ काउंसलिंग करें। और फिर हमारे माशरे के एक अच्छाई या बुराई जो भी है, उसमें अच्छाई ये है कि हम बच्चियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। एक कुदरती तौर पर इस्लाम के लिहाज से भी हमें तालीम किया गया, हमारा माशरा भी, सोसाइटी भी, ये सब कुछ है। लेकिन हम बच्चे के साथ ये काउंसलिंग नहीं करते। मैं ये समझता हूँ ट्राइबल सोसाइटीज में पर्टिकुलरली बिलखुसूस और शहरी जिंदगी में बिलउमूम मुझे ये महसूस होता है कि हमारा बच्चा ट्राइबल सोसाइटी में ज्यादा इफेक्ट करता है। तो वहां पर माँ बाप को बच्चों के साथ काउंसलिंग करनी चाहिए कि टेम्पटेशन ये बहुत बुनियादी चीज है। उनको समझाना चाहिए बेटा अगर आप कोई किसी से मिल रहे हैं, कोई आपसे करीब तो नहीं हो रहा। और बिलखुसूस वो जो तालीम गाहें हैं, वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां की आप रिपोर्ट लीजिए बच्चों से कि बेटा आपका टीचर आपसे कितने फासले पड़ता है, क्या था। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों तक आप लर्न नहीं करेंगे, टीच नहीं करेंगे, बच्चा समझेगा नहीं। और मैं ये समझता हूँ कल के मुकाबले में आज का बच्चा ज्यादा बोल्ड है, बिल्कुल वो ज्यादा चीजों को बता सकता है, तो उसको ये बताना चाहिए। और पहला जो शिकार बनता है हमारी ट्राइबल सोसाइटी में, जिसके हाथों वो होता है टीचर, मैं इंतहाई माजरत के साथ कहूंगा। और उसके बाद हमारी शहरी जिंदगी में अगर आ जाए तो वहां पर आपके आस पड़ोस के अंदर, आपकी विसिनिटीज के अंदर जो बड़े बच्चे हैं, आपको वालिदैन को पता होता है छोटे इलाकों में बनिस्बत ज्यादा कि किस घर के अंदर कौन सा शख्स ऐसा है कि जो निस्बतन ज्यादा इस मामले के अंदर बदनाम है। आप बच्चों को बताया। मैं जब बच्चा था मुझे याद है मेरे पेरेंट्स से उस जमाने में मुझे बताया था बेटा ये जो लोग हैं इनके करीब मत जाना, बस इतना बताया था। बेहतरीन। और दूसरा बताया था बेटा तुम अपने बच्चों अपने उस्ताद के साथ पढ़ने जाते हो तो उस्ताद से कितने फासले पे रहते हो। बिलीव मी, आज से 35 साल 40 साल पहले मुझे ये बता दिया गया था। जबरदस्त। यही वजह है कि आज अगर मैं गुफ्तगू करता हूँ तो मुझे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गुफ्तगू कर सकता हूँ। अदरवाइज बच्चों के साथ जब ये ट्रॉमा गुजर चुका होता है तो उनका सब कॉन्शियस के अंदर ये चीज चली जाती है और किसी ना किसी लिहाज से वो स्विच कर जाते हैं। अब अमली जिंदगी में किसी ने अगर उससे हंसकर गुफ्तगू करीब भी आया तो वो कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस उसका टेक ओवर कर लेता है, वो रेश हो जाता है, वो निस्बतन जल्दी गुस्से में आ जाता है। तो ये सारी चीजें बचपन से चलती है और इसकी सबसे बुनियादी चीज है अगर बच्चे को ज्यादा ना बताया ना जाए तो फिर उससे पर्सनैलिटी में परेशानी आती है। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है सवात अहमद आपने और डॉक्टर जमील राठौर साहब आपने, और बताया आपने कि बच्चों से पेरेंट्स ने ही बात करनी है, बताना है, ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इस पर हम एक और मजीद भी बात करेंगे। साहिल अदीम हमारे साथ ब्रेक के बाद होंगे। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक पर मिलते हैं।
वेलकम बैक व्यूअर्स। बच्चों को अगर हरासमेंट का सामना हो अपने पेरेंट्स से जब वो बात करें तो फिर किस अल्फाज से, कौन से अल्फाज वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उनको कॉन्फिडेंस देना है और फिर पेरेंट्स का उन पर यकीन करना कितना ज़रूरी है और वो बैरियर जो कम्युनिकेशन का बनता है वो नहीं होना चाहिए। साहिल अदीम साहब से हम बात करेंगे एक बार फिर। साहिल साहब, आप बताइएगा क्या हल है कि पेरेंट्स बच्चों से बात कर सके, बच्चे अपने पेरेंट्स से बात कर सकें, कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो? बच्चा तो कभी भी नहीं करेगा, इसलिए उसको बच्चा कहते हैं। माँ बाप ही करेंगे जो करना है उन्होंने। तो ये ट्रेनिंग तो पेरेंट्स को देनी चाहिए कि आप इस प्लास्टिक के कल्चर से बाहर आएँ, अपने बच्चों की जान बचाएं। मसला तो ये है कि कई जगहों पे मैं आप देख रहा हूँ माँ बाप खुद भी गिरफ्तार हुए हुए हैं इसी गंदगी के अंदर। मैं तो खैर डील ऐसे लोगों से करता हूँ तो शायद मुझे ज़्यादा मिलते हैं, मगर पेरेंट्स ही बताएंगे कि बच्चे को, और वो भी एज अर्ली एज पॉसिबल बताएंगे। सेक्स एजुकेशन की तालीम तो हैरत है हम लोगों के ऊपर आउटसोर्स कर रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा बड़ी क्या किसी कोताही होगी। मतलब ये तो गुनाह कबीरा होगा कि अपने बच्चे को मैं उसके क्लास फेलोज़ के हाथों छोड़ रहा हूँ। और ये बहुत बड़ा मसला है कि मतलब उनके ज़िम्मे लगा दिया मैंने, ख़ुद को कुछ बताना नहीं और उसको मतलब ये सोच लिया कि 12 साल का बच्चा मेरे बच्चे का काउंसलर बन जाएगा तो ठीक काम हो जाएगा सारा। और अपने आप को फिर मुबर्रा तो किया ही, उसके बाद फिर उसी तरीके से उसी खुशू व खुजू से दुआएं भी मांगी कि अल्लाह ताला ने बड़े आसानियाँ दी हुई हैं और बड़े दर्जात भी एक्सपेक्ट करने अल्लाह के यहाँ कि मैं माँ या बाप हूँ। और बच्चे को उसी तरीके से फिर बाकी के मामलात के अंदर माँ और बाप की पूरी जो है ना अटेंशन भी चाहिए इनको एज पेरेंट्स। मगर जब जिम्मेदारी की बात आती है तो माँ और बाप अपने उस टेक्निकल ज़िम्मे से ही मुबर्रा हैं कि जो कि ज़रूरी था कि बच्चे को उस वक्त दिया जाए कि ये हथियार दिए जाएं। ये तो चलें, आपने भी ये बच्चों की पूरे प्रोग्राम में कोई एज लिमिट सेट नहीं की। अलग अलग एज के अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं जो माओं को पता होने चाहिए कि कब इस बच्चे के साथ वाक़या हो रहा है, उसको तो साफ समझ आ जाती है। वो तो 24 घंटे की एक माइक्रोस्कोप होती है माँ के पास, तो स्पेशली टॉडलर्स लेवल के ऊपर। स्कूल जाना नहीं शुरू करता तब तक बच्चा, तब तक तो कोई भी फैमिली मेट अगर उसको किसी भी लेवल पे हरास कर रहा है तो माँ को तो उसकी नींद के पैटर्न से, खाने के पैटर्न से समझ आ रही थी। मगर स्कूल के एज के बाद अगर कर रहा है तो फिर तो आपको बहुत पहले से उसको ट्रेन करना चाहिए था कि ये ज़बान का इस्तेमाल कैसे करते हैं ऐसे मौके के ऊपर, या घर आके उस वक्त कैसे बताते हैं, सेफ़ जोन्स क्या होती हैं। और इंडिकेटर फिर भी ऑन होते हैं, माँ को फिर भी पता होता है, एटलीस्ट माँ को, बाप को भी पता होना चाहिए। मगर ये तो बस ये कर्ज है हमारे कल्चर की। ये इस्लाम के नाम पे पता नहीं क्या 2 नंबरी की गई थी पाकिस्तान में 70 सालों से, कि जो बस दीन की सीधी बात नहीं करनी। अल्लाह कही जा रहे हैं सीधी बात करो, शरा में शर्म नहीं है, हदीस है, मगर नहीं, हमने नहीं बताना बच्चों को। और एक्सपेक्ट करना है कि उसका जो 2nd ग्रेड का या 3rd ग्रेड का या 4th ग्रेड का क्लास फेलो है वो उसको दीन भी सिखाएगा, वो उसको मामलात ज़िंदगी भी बताएगा। बल्कि वो ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं ऐसे क्लास फेलोज़, वही बल्कि ज़्यादा ब्रिज कर रहे होते हैं ऐसे मामलात को, फैसिलिटेट करते हैं इस केओस को और इस गुनाह को। तो फिर वही बात है, फिर वो असॉल्ट जो है ना, वो उसको असॉल्ट समझने की बजाय इसको पार्ट ऑफ लाइफ, यहाँ तक कि फैसिनेशन तक बताते हैं बच्चे। बिल्कुल। और ख़ुद टीचर्स के पास, ऐसे 2 नंबर टीचर्स के पास बच्चा अपने एक छोटा हरकारा रखा होता है उसने क्लास में, और वो छोटे बच्चों को टेम्प्ट करता है, उनको लूअर्स देम इनटू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ज़ाहिर है फिर ऐसे कमज़ोर माँ और बाप ऐसे नाअहली है और कुछ भी नहीं है। और उस गुनाह की सज़ा तो नहीं, इसकी जब पूछ होगी इनसे, ये तो नहीं बचने वाले हम लोग, क्योंकि हम माशरे को ही पूजते रहें और कल्चर की पूजा करते रहें और बच्चे हमारे नीचे से इस तरह हरास हो रहे हैं। और ये बात मैं मानने से कासिर हूँ कि लड़कियाँ सेफ़ हैं, बच्चियाँ कोई सेफ़ नहीं है लड़कियाँ, और उसी तरीके से असॉल्ट हो रही हैं जिस तरीके से लड़के हो रहे हैं। इनको जिन्होंने असॉल्ट करना है, बल्कि उनको तो मतलब अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो अभी तक उस ज़ैनब का गुस्सा नहीं उतरा इस कौम से। देयर इज़ नो वे कि कोई ऐसा मामला हो और बच्चे को अल्लाह ताला ने एक तनसीब की होती है, उसके अंदर अलार्म बच जाता है बच्चे को। और उस अलार्म से पहले अगर इस अलार्म की जो ट्रेनिंग है ना माँ बाप ने दी हो ना, कि जैसे ही तुम्हें ये वाली फीलिंग आए कि कोई मसला है, समथिंग इज़ डेंजरस, जो कि जिस तरीके से हाथ लगाया गया तुम्हें फीलिंग ठीक नहीं आई, तो बेशक बाप नहीं लगाया हाथ, मुझे आके बताओ। माँ को तो इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए। ज़बरदस्त बात, मगर बिल्कुल ज़बरदस्त बात कि माँ को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अगर